कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े वादे किए हैं, लेकिन जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ये बात सामने आई कि सरकार बनने पर नफरत फैलाने वाले संगठन जैसे बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, वैसे ही एक दूसरे के घोषणाओं पर सवाल भी उठाने लगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को प्रजा ध्वज का नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को संकल्प पत्र का नाम दिया है। लेकिन दोनों के मैनिफेस्टो में अंतर क्या है, ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को साल में 3 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ये सिलेंडर उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दिवाली में दिया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का वादा किया गया है। इसके जरिए गरीबों को सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करती है तो बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन पोषण स्कीम के तहत आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा। नंदिनी दूध को लेकर पहले से ही सूबे में खूब सियासत चल रही है। कांग्रेस ने तो खूब आरोप लगाए हैं कि राज्य में अमूल के चलते नंदिनी मिल्क के मार्केटिंग में कमी आ रही है। कांग्रेस का आरोप था कि अमूल जो गुजरात का ब्रांड है वो नंदिनी के लिए खतरा बनते जा रहा है और बीजेपी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। खैर, आगे बढ़े तो 10 लाख गरीबों को घर, दलित महिलाओं के नाम पर 10,000 की एफडी, हर महीने गरीबों को 5 किलो राशन, सूबे में समान नागरिक संहिता लागू करने का भी वादा बीजेपी ने किया है। बीजेपी के बड़े वादों में 5 लाख तक के लोन पर किसी तरह का ब्याज न लेने, किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए देना और वरिष्ठ नागरिकों को साल में 1 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना भी शामिल है। अब चलिए जान लेते हैं कि कांग्रेस के बड़े वादे क्या हैं। कांग्रेस ने सरकार बनने पर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करके राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने, 63 सीमावर्ती तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति का विकास, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़ाकर 75% करने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने जैसे वादे किए हैं। कांग्रेस ने प्रत्येक परिवार के महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए, बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपए, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए, रात में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रति महीना 5,000 रुपए विशेष भत्ता देने का भी वादा किया है। हालांकि घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा चर्चा सूबे में नफरत फैलाने वाले संगठनों को बैन करने के वादे को लेकर हो रही है। दोनों की चुनावी घोषणा पत्र में अंतर क्या है? अगर इसकी बात करें तो जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो बड़े वादे करने ही होंगे। यही कारण है कि इस बार पार्टी ने महिलाओं से लेकर युवाओं तक को लुभाने के लिए भत्ते का ऐलान किया है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान भी काफी बड़ा है। सबसे बड़ा दावा आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का है। आरक्षण अगर 50 से 75% तक हो जाता है तो ये बड़ा बदलाव होगा। वहीं बीजेपी ने गरीब वर्ग के लिए कई ऐलान किए हैं। बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने, दलित, ओबीसी व अन्य वर्ग के आरक्षण में भी बड़ा बदलाव किया था। बीजेपी के इस दाव को काटने के लिए कांग्रेस ने आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया है। जानकार मानते हैं कि कर्नाटक में ध्रुवीकरण भी एक अहम मुद्दा है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण फिर शुरू करने का वादा किया है। जेडीएस ने भी इसी तरीके का वादा किया है, लेकिन अब बजरंग दल पर बैन का वादा करके कांग्रेस ने ध्रुवीकरण के मामले में बढ़त बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने बजरंग दल के साथ साथ पीएफआई का भी जिक्र किया है। पीएफआई पर पहले से ही केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने पीएफआई का नाम नहीं लिया होता तो उनके वादे एक तरफा दिखाई देते। यही कारण है कि कांग्रेस ने बजरंग दल के साथ साथ पीएफआई पर भी बैन लगाने का जिक्र किया है, जिस पर बाद में बीजेपी ने उसे घेरा भी। घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई पर बैन के दावे को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल किए हैं। केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया है। पहले इन लोगों ने पीएफआई पर बैन की बात क्यों नहीं की? कांग्रेस ने पीएफआई नेताओं के केस वापस क्यों लिए? अब ये लोग बजरंग दल पर बैन की बात कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि ये घोषणा पत्र एक सेक्युलर पार्टी का नहीं है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का ये घोषणा पत्र पीएफआई के घोषणा पत्र जैसा है। अब हालांकि देखना होगा कि राज्य की जनता किसके वादों पर विश्वास करती है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।